बीकॉम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह यूनिट 3 इकाई 3 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अध्याय रॉयल्टी एंड लीज अकाउंट्स। बहुत छोटा अध्याय है लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। हर बार की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने है। इकाई 3 के अंदर कुल 3 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स, जिसका हम अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रांच अकाउंटिंग एक्सक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच, विदेशी शाखाओं को छोड़कर शाखा खाते, इसका भी हमने अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूनिट 3 का तीसरा चैप्टर रॉयल्टी एंड लीज अकाउंट्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। परिचय के साथ हम प्रारंभ करते हैं। द ओनर ऑफ एन एसेट, फॉर एग्जाम्पल माइंस, क्वेरीज, पेटेंट, copyright, etc., as a business arrangement may allow other party, lessee, licensee, publisher, etc., the right to use the asset against some consideration. Such consideration is calculated with reference to the quantity produced or sold. This payment to the owner by the user of the asset is termed as royalty. We can therefore say that the royalty is the amount of consideration paid by a party to the owner of the assets in return for the right to use that assets. For example, where a publisher publishes a book, he makes a payment to the author, which is based on the number of copies sold, known as royalty. The following are some of cases where one party paid to another in the form of royalty. Where the owner of a mine allows another the right to extract minerals from the land. Where right such as patents or copyrights are licensed in favor of another. Where an author, artist, or designer gives exclusive rights to another to copy the work. अधिकार शुल्क से आशय ऐसे भुगतान से है जो किसी के अधिकार को प्रयोग करने के बदले दिया जाता है। उदाहरण के लिए, खान या भूमि का स्वामी अपनी खान में से स्वयं खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार रखता है। स्वत्वाधिकारी पेटेंट होल्डर को अपने पेटेंट का प्रयोग करने का अधिकार होता है। और इसी प्रकार एक लेखक का अपनी पुस्तक पर प्रकाशन अधिकार कॉपीराइट सुरक्षित होता है। यदि खान का स्वामी अपनी खान में से खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार अथवा एक पेटेंट का स्वामी अपने पेटेंट को प्रयोग करने का अधिकार अथवा एक लेखक अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को देता है, तो वह निश्चित रूप से उनसे कुछ शुल्क बदले में लेगा। यही शुल्क रॉयल्टी अधिकार शुल्क कहलाता है। इस प्रकार अधिकार देने वाले के लिए अधिकार शुल्क एक आय है, जबकि अधिकार प्राप्त करने वाले के लिए यह एक व्यय है। अधिकार शुल्क कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के अधिकार शुल्कों के संबंध में लेखांकन की एक सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अंतर केवल इतना होता है कि विभिन्न अधिकार शुल्कों में दोनों पक्षों के नाम बदल जाते हैं या गणना की प्रक्रियाएं बदल जाती है, जो हम उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं। खान अधिकार शुल्क में
इन केस ऑफ माइनिंग रॉयल्टी, लेसी एंड लैंडलॉर्ड, पट्टेदार व भूमिपति। पेटेंट अधिकार शुल्क में इन पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट यूजर एंड पेटेंटी, पेटेंट का प्रयोगकर्ता व पेटेंट का स्वामी। कॉपीराइट अधिकार शुल्क में इन कॉपीराइट रॉयल्टी, पब्लिशर एंड ऑथर, प्रकाशक व लेखक। अन्य अधिकार शुल्क जैसे ट्रेडमार्क आदि में इन अदर रॉयल्टीज एज ट्रेडमार्क एटसेट्रा, यूजर एंड ओनर, प्रयोगकर्ता व स्वामी। लेकिन इन सभी दशाओं में अधिकार लेने वाले को हस्तांतरी, ट्रांसफरी व अधिकार देने वाले को हस्तांतरक, ट्रांसफरर कह सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के अधिकार शुल्क में यह बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि स्वामी अपनी संपत्ति के प्रयोग का अधिकार, राइट ऑफ यूज, दूसरे को हस्तांतरित करता है, न कि वस्तु का स्वामित्व यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है। काइंड्स ऑफ रॉयल्टी, अधिकार शुल्क के प्रकार। माइनिंग रॉयल्टी, ब्रिक्स मेकिंग रॉयल्टीज, रॉयल्टीज इन कनेक्शन विथ ऑयल वेल्स, पेटेंट रॉयल्टीज, कॉपीराइट रॉयल्टीज, रॉयल्टीज इन कनेक्शन विथ मशीन, सीक्रेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निकल नॉलेज एटसेट्रा। खनन अधिकार शुल्क, माइनिंग रॉयल्टी, यह अधिकार शुल्क खानों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। अधिकार शुल्क का निर्धारण उत्पादन या विक्रय की इकाइयों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। खान का प्रयोग करने वाला व्यक्ति को पट्टेदार और खान के स्वामी को पट्टादाता कहते हैं। पेटेंट रॉयल्टी, एकस्व अधिकार शुल्क, यह अधिकार शुल्क पेटेंट के स्वामी को पेटेंट का प्रयोगकर्ता उस अधिकार का प्रयोग करने के बदले में देता है। कॉपीराइट रॉयल्टी यानी प्रतिलिपि अधिकार शुल्क, यह अधिकार शुल्क एक पुस्तक प्रकाशक अपने लेखक को उसकी पुस्तक प्रकाशित करने और विक्रय करने के बदले सामान्यतः बिक्री के प्रतिशत के रूप में देता है। इसी प्रकार अन्य जो अधिकार शुल्क होते हैं वो मशीन के संबंध में, गुप्त उपकरणों के प्रयोग के संबंध में या तकनीकी जानकारी के प्रयोग के संबंध में, ईंटों के भट्टों के संबंध में आदि हो सकते हैं। The next important point of discussion is difference between royalty and lease. अधिकार शुल्क व किराए में अंतर। Difference between royalty and rent can also be said. किसी संपत्ति के स्वामी को अपनी संपत्ति से संबंधित कुछ अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देने के बदले में उससे जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसके दो रूप हो सकते हैं। एक किराया, रेंट, दूसरा अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी। किराया समय के आधार पर तय किया जाता है तथा अधिकार शुल्क का निर्धारण उत्पादन या बिक्री की मात्रा के आधार पर होता है। उदाहरणार्थ, यदि राम अपनी कोयले की खान को 50,000 रुपये में एक वर्ष के लिए मोहन को कोयला निकालने के लिए देता है तो 50,000 रुपये खान का एक वर्ष का किराया कहलाएगा। यदि यही अधिकार उत्पादन पर 5 रुपये प्रति टन के हिसाब से शुल्क निर्धारित करके दिया जाता है तो राम द्वारा मोहन को जो अधिकार दिया गया है उसके बदले में मोहन द्वारा जो राशि दी जाएगी वह अधिकार शुल्क कहलाएगा। मान लीजिए प्रथम वर्ष में मोहन 2000 टन कोयला निकालता है तो उसे 2000 × 5 यानी
10,000 रुपये राम को देने होंगे। यह 10,000 रुपये प्रथम वर्ष का अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी कहलाएगी। अधिकार शुल्क और किराए के अंतर को हम विस्तृत रूप में भी समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अंतर का आधार लेते हैं। भुगतान का आधार, बेसिस ऑफ पेमेंट। अधिकार शुल्क उत्पादन या बिक्री को मात्रा के आधार पर परिकलित किया जाता है, जबकि किराया समय के आधार पर तय किया जाता है। अर्थात जब प्रतिफल का निर्धारण समय यानी माह या वर्ष के आधार पर किया जाए तो उसे किराया कहा जाएगा। दूसरा अंतर का आधार लेते हैं परिभाषा यानी डेफिनेशन। अधिकार शुल्क के अंतर्गत मूर्त, भूमि, भवन अथवा अमूर्त एकस ट्रेडमार्क दोनों प्रकार की संपत्ति के प्रयोग के बदले उसके स्वामी को दिया गया प्रतिफल आता है। अतः अधिकार शुल्क का क्षेत्र किराए से अधिक व्यापक है, जबकि किसी मूर्त संपत्ति के प्रयोग के बदले उसके स्वामी को दिया जाने वाला प्रतिफल किराया कहलाता है। अतः किराए का क्षेत्र संकुचित है। नाउ वी नीड टू डिस्कस कॉमन टर्म्स यूज्ड इन कनेक्शन विद अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी। अधिकार शुल्क के लेखांकन के संबंध में प्रयोग में ली जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को अब हमें समझना है। नंबर 1, लेसी, जिसको आप किराएदार भी कह सकते हैं, यानी जिस व्यक्ति को प्रयोग का अधिकार, राइट टू यूज मिलता है, उसे हम लेसी या किराएदार कहेंगे। किराएदार अधिकार शुल्क का भुगतान करता है और उसके लिए अधिकार शुल्क व्यय या उत्पादन लागत का भाग होता है। नंबर 2, लेसर, वह व्यक्ति जो अपना अधिकार लेसी को, किराएदार को प्रयोग में लेने के लिए देता है, पट्टेदार या लेसर कहलाता है। उसे भूस्वामी, लैंडलॉर्ड भी कहा जा सकता है। यहाँ पर रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क लेसर को प्राप्त होती है और यह उसके लिए आय का स्रोत होती है। नंबर 3, एक्चुअल रॉयल्टी, वास्तविक अधिकार शुल्क। पूर्व निर्धारित दर से वास्तविक उत्पादन या विक्रय की मात्रा पर देय अधिकार शुल्क की राशि को वास्तविक अधिकार शुल्क कहते हैं। यह पट्टेदार के लिए व्यय तथा भूस्वामी के लिए आय है, जैसा कि हम लेसर और लेसी की डेफिनेशन को समझते समय जान चुके हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कोयले की खान 3 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क पर किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी जाए और किसी वर्ष में उत्पादन 5,000 टन हुआ, तो वास्तविक अधिकार शुल्क 5,000 इंटू 3 15,000 रुपये होगा। अतः सूत्र रूप में हम कह सकते हैं एक्चुअल रॉयल्टी, वास्तविक अधिकार शुल्क इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल, वास्तविक उत्पादन या बिक्री मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क की दर। नेक्स्ट, रेट ऑफ रॉयल्टी। अधिकार शुल्क की दर एक निश्चित अवधि में भूमि में से खोदकर निकाले गए पदार्थ पर या अन्य अधिकार पर, जैसे प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों की संख्या या उनकी बिक्री की संख्या पर देय अधिकार शुल्क की गणना के लिए प्रति इकाई पर भुगतान की जो दर निर्धारित कर दी जाती है, उसे अधिकार शुल्क की दर, रेट ऑफ रॉयल्टी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, खान में से निकाले गए कोयले के लिए 2 रुपये
प्रति टन। प्रकाशक द्वारा बेची जाने वाली प्रत्येक पुस्तक के लिए 10 रुपये प्रति पुस्तक या पुस्तक के विक्रय मूल्य का 5%। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसके पास कुछ निर्धारित तकनीक से बनाए जाने वाले तालों को अधिकार है और वह अपना अधिकार किसी उत्पादक को देता है प्रति ताला 5 रुपये अधिकार शुल्क के साथ, तो ये सभी रेट ऑफ रॉयल्टी या अधिकार शुल्क की दरें कहलाती है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी एंड इट्स मेथड ऑफ पेमेंट। अधिकार शुल्क की गणना व भुगतान विधि। पट्टे के अनुबंध के अंतर्गत स्पष्ट रूप से यह वर्णित होता है कि अधिकार शुल्क की गणना किस आधार पर किस दर से की जाएगी। उत्पादित माल की मात्रा या बिक्री की संख्या के आधार पर आपसी ठहराव द्वारा निर्धारित दर से अधिकार शुल्क की गणना की जाती है। कभी कभी असाधारण घटनाओं जैसे हड़ताल, दुर्घटना आदि के कारण उत्पादन या बिक्री में कमी होने पर अधिकार शुल्क की गणना उत्पादन या बिक्री के आधार पर न करके किसी अन्य विधि के द्वारा की जा सकती है। अनुबंध में यह भी स्पष्ट होता है कि अधिकार शुल्क का भुगतान तिमाही, छमाही या वार्षिक किस प्रकार से किया जाएगा। ऐसा भी तय हो सकता है कि अधिकार शुल्क का भुगतान उसके देय होने के वर्ष में न करके अगले वर्ष की किसी पूर्व निर्धारित तिथि पर किया जाएगा। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, मिनिमम रेंट, डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट। न्यूनतम अथवा स्थायी अथवा मृत किराया। न्यूनतम किराए से आशय उस रकम से है जो संपत्ति का स्वामी अधिकार पाने वाले से प्रत्येक दशा में लेता है, चाहे अधिकार पाने वाले ने उस संपत्ति से कुछ लाभ प्राप्त किया है अथवा नहीं। न्यूनतम किराए को मृत किराया, स्थायी किराया या सम किराया, डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट भी कहते हैं। प्राय अनुबंध करते समय स्वामी न्यूनतम किराए की राशि निश्चित कर देता है। ऐसा करने से उसे यह लाभ होता है कि उसे प्रतिवर्ष कम से कम एक स्थायी आय मिल सकेगी। यदि किराया वर्ष में पट्टेदार ने खान में से कम माल निकाला अथवा पेटेंट प्रयोग करने वाले ने कम उत्पादन किया अथवा प्रकाशन ने कम पुस्तकें बेची, तो भी उन्हें स्वामी को एक न्यूनतम शुल्क तो देना ही पड़ेगा और इस प्रकार स्वामी की आय किसी भी वर्ष एक स्तर से कम नहीं होगी। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि न्यूनतम किराए का प्रश्न तभी उठता है जबकि अधिकार शुल्क रॉयल्टी की रकम न्यूनतम किराए से भी कम हो। यदि अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के बराबर है या उससे अधिक है तो न्यूनतम किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वास्तविक अधिकार शुल्क का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि। जब अधिकार शुल्क की रकम न्यूनतम किराए की रकम से कम होती है और इसलिए पट्टेदार द्वारा न्यूनतम किराए का भुगतान किया जाता है, तो न्यूनतम किराए का वास्तविक अधिकार शुल्क पर आधिक्य लघु कार्य माना जाता है। अन्य शब्दों में, जब उत्पादन या विक्रय कम होने के कारण अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से कम होता है, तो पट्टेदार को वास्तविक अधिकार शुल्क का भुगतान न करके न्यूनतम किराए का भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक अधिकार शुल्क के ऊपर जो अधिक राशि का भुगतान हस्तांतरी द्वारा किया गया है उसे लघु कार्य राशि कहा जाता है। लघु कार्य राशि निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाएगा।
मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज इक्वल टू शॉर्ट वर्किंग, यानी लघु कार्य राशि इज इक्वल टू न्यूनतम किराया माइनस रॉयल्टी। एक उदाहरण के रूप में, यदि न्यूनतम किराया 50,000 रुपये निर्धारित किया गया है और किसी वर्ष उत्पादनकर्ता ने खान में से 10,000 टन कोयला निकाला गया है और कोयले की अधिकार शुल्क दर तय की गई थी 3 रुपये प्रति टन। 10,000 टन पर 3 रुपये से वास्तविक अधिकार शुल्क बना 30,000 रुपये, जबकि न्यूनतम किराया चुकाना पड़ेगा 50,000 रुपये। तो जो यहाँ पर 20,000 रुपये की अधिक राशि किराएदार द्वारा चुकाई गई है वह लघु कार्य राशि यानी शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग शॉर्ट वर्किंग। लघु कार्य राशि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुबंध या ठहराव। ए, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि की वसूली। पूर्व में दिए गए स्पष्टीकरण से यह ज्ञात हो चुका है कि जब कम उत्पादन अथवा कम बिक्री के कारण रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम हो और ठहराव की शर्तों के अनुसार संपत्ति के स्वामी को न्यूनतम किराया देना पड़े तो संपत्ति का स्वामी हानि से बच जाता है, लेकिन न्यूनतम किराया देने वाले व्यक्ति को यहाँ अतिरिक्त हानि होती है। अतः ठहराव में प्राय लघु कार्य राशि को वसूल करने की व्यवस्था कर दी जाती है, जिसके अनुसार रॉयल्टी देने वाले को आगे आने वाले कुछ वर्षों में वह हानि वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। यह लघु कार्य राशि वसूली का अधिकार राइट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। लघु कार्य राशि को वसूल करने का कोई वैधानिक नियम नहीं है। इस संबंध में दोनों पक्षों में जैसा समझौता होता है उसी को क्रियान्वित किया जाता है। कितने वर्षों तक लघु कार्य राशि को वसूल अर्थात अपलिखित किया जा सकता है, यह समझौते की शर्तों में तय किया जाता है। नेक्स्ट, बी, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट ऑफ रिकूपमेंट, लघु कार्य राशि की वसूली पर प्रतिबंध। अनुबंध में लघु कार्य राशि की पूर्ति के संबंध में शर्त स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी जाती है। अतः पट्टेदार इस शर्त के अनुसार ही उसकी पूर्ति करता है। इसकी पूर्ति की विभिन्न स्थितियां हो सकती है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। फर्स्ट, रिक्रूटमेंट इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स, लघु कार्य राशि की पूर्ति पट्टे के प्रथम कुछ वर्षों में किया जाना। समझौते में यह दे दिया जाता है कि लघु कार्य राशि प्रथम 2, 3 अथवा 5 वर्षों में अपलिखित की जा सकती है। यदि इन निर्दिष्ट वर्षों में अधिक कार्य राशि एक्सेस वर्किंग की कमी के कारण लघु कार्य राशि पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपलिखित न हो सके तो न वसूल हुई लघु कार्य राशि इररिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग को निर्दिष्ट वर्षों के अंत में लाभानी खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में निम्न प्रकार का वाक्य समझौते में मिलता है। ए, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ सरप्लस वर्किंग्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 or 3 or 5 years only. B, the right to recoup short working extends to the payment due on 31st March 2003, यानी लघु कार्य राशि को अतिरिक्त या एक्सेस वर्किंग से जो प्रथम 2 वर्षों में होगी या 3 वर्षों में होगी या 5 वर्षों में होगी,
से वसूल किया जा सकेगा, या लघु कार्य राशि की पूर्ति 31 मार्च 2003 तक की अधिकार्य राशि में से की जा सकेगी। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति ने एक खान 1 अप्रैल 2008 को पट्टे पर ली। समझौते के अनुसार लघु कार्य की वसूली प्रथम 4 वर्षों में की जा सकती है। प्रथम 4 वर्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त होते हैं, अतः इस तिथि तक लघु कार्य राशि की पूर्ति की जा सकती है, इसके पश्चात नहीं। नंबर 2, रिक्रूटमेंट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि की पूर्ति उसके अगले वर्ष अथवा कुछ वर्षों में किया जाना। यदि प्रश्न में यह दे दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि की आपूर्ति अगले 2 वर्षों की अधिकार्य राशि में से की जा सकती है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रथम वर्ष की लघु कार्य राशि तीसरे वर्ष के अंत तक वसूल की जा सकती है। इसी तरह दूसरे वर्ष की लघु कार्य राशि चौथे वर्ष के अंत तक तथा तीसरे वर्ष की 5वें वर्ष के अंत तक वसूल की जा सकती है। जितनी लघु कार्य राशि की आपूर्ति नहीं हो पाती है, उतनी शेष राशि लाभानी खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। समझौते में वाक्य इस प्रकार दिए जा सकते हैं: प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि की पूर्ति केवल उसके अगले वर्ष के अधिकार्य में से की जा सकती है। शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिकूप्ड इन द फॉलोइंग ईयर ओनली। किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि उसके अगले 3 वर्षों की अधिकार्य राशि से पूरी की जा सकती है। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ द सरप्लस ऑफ द नेक्स्ट 3 ईयर्स। न्यूनतम किराए का वास्तविक अधिकार शुल्क पर आधिक्य की पूर्ति उस वर्ष के अगले 3 वर्षों के आधिक्य में से की जा सकेगी। The excess of minimum rent over actual royalties is recoverable during the next 3 years succeeding the year in respect of which such excess was paid. प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि की पूर्ति उस वर्ष के तत्काल अगले 3 वर्षों के आधिक्य में से की जा सकेगी। Short working of each year can be set off against the excess of 3 years immediately following that year. So these can be the different terms under point number 2. इस प्रकार ये विभिन्न शर्तें हो सकती है जो हम द्वितीय बिंदु में सम्मिलित करते हैं। थर्ड, रिक्रूटमेंट इन द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लघु कार्य राशि की पूर्ति अनुबंध की अवधि में करना। यदि किसी समझौते में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया हो कि लघु कार्य राशि को अनुबंध की संपूर्ण अवधि में वसूल किया जा सकता है, तो इसकी वसूली पट्टे के अनुसार अंतिम वर्ष तक की जा सकेगी। अंतिम वर्ष तक यदि लघु कार्य राशि की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसे लाभानी खाते में अंतरित कर दिया जाता है। समझौते में वाक्य इस प्रकार दिए जा सकते हैं। नंबर 1, प्रथम 6 वर्षों में उत्पन्न लघु कार्य राशि की पूर्ति पट्टे की अवधि में कभी भी की जा सकेगी। शॉर्ट वर्किंग्स ऑकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 years may be recouped at any time during the period of lease। या लघु कार्य राशि की पूर्ति निश्चित अवधि में की जाएगी। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कैन बी recouped out of subsequent excess workings throughout the terms of lease। Now the next point is number 4, maximum amount of recoupment fixed। लघु कार्य राशि की पूर्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई हो। यदि समझौते में यह दे दिया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य राशि की आपूर्ति जो हमने उपरोक्त बिंदु 1, 2 या 3 में
निर्धारित विधि से की जा सकती है, परंतु प्रत्येक वर्ष में आपूर्ति राशि की अधिकतम सीमा भी दे दी जाए तो ऐसी स्थिति में आधिक्य की राशि अधिक होने पर भी लघु कार्य राशि की आपूर्ति केवल निर्धारित सीमा तक ही की जा सकेगी। समझौते में वाक्य इस प्रकार दिया जा सकता है। लघु कार्य राशि को अगले 3 वर्षों में वसूल किया जा सकता है, परंतु अधिकतम वसूली 5,000 रुपये वार्षिक हो सकती है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी recouped in next 3 years only, but subject to a maximum of rupees 5,000 per year. Now point number C of 8th point, no right to recoup. वसूली करने का अधिकार न होना। समझौते में ऐसा भी निश्चित हो सकता है कि न्यूनतम किराए की व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन रॉयल्टी देने वाले को लघु कार्य राशि को वसूल करने का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसी दशा में एक न वसूली योग्य लघु कार्य राशि खाता इररिकूवेबल शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खोला जा सकता है, जिसे उसी वर्ष लाभ आने खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, नो प्रोविजन ऑफ मिनिमम रेंट। न्यूनतम किराए की व्यवस्था न होना। कभी कभी अधिकार देने वाले व अधिकार लेने वाले के बीच न्यूनतम किराए की राशि निर्धारित नहीं होती। ऐसी दशा में प्रतिवर्ष जितनी रॉयल्टी की राशि बनेगी उसी का भुगतान किया जाएगा। यदि न्यूनतम किराए की शर्त ही नहीं है तो लघु कार्य राशि का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राय लेखक व प्रकाशक के बीच हुए समझौतों में न्यूनतम भुगतान की शर्त नहीं रखी जाती है। नाउ ई पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल रिकूपिंग। वसूली करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखी जानी चाहिए। नंबर 1, लघु कार्यों की वसूली उसी अवधि के भीतर की जा सकती है जो अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित की गई हो। प्रत्येक वर्ष के लघु कार्य के संबंध में यह अवधि भिन्न भिन्न भी हो सकती है या सभी लघु कार्यों के लिए यह अवधि एक भी हो सकती है। नंबर 2, निर्धारित अवधि के भीतर लघु कार्य की वसूली तभी की जा सकती है जब आधिक्य हो, अर्थात वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक हो। यदि आधिक्य नहीं है तो वसूली नहीं की जा सकेगी। नंबर 3, वसूली करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्वामी को कम से कम न्यूनतम किराया अवश्य मिले, अर्थात वसूली की रकम आधिक्य के बराबर तक ही हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि आधिक्य की संपूर्ण रकम वसूली के रूप में मान ली जाए। यदि वसूली योग्य लघु कार्य की रकम आधिक्य से कम है तो वसूली की रकम लघु कार्य के बराबर होगी। नंबर 4, कभी कभी समझौते में यह नहीं दिया होता है कि अधिकार शुल्क का अनुबंध कितने वर्षों के लिए किया गया है, लेकिन यह दिया गया होता है कि लघु कार्य राशि को कभी भी वसूल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जितने वर्ष का विवरण दिया हो उतने वर्ष के लिए ही अनुबंध मानना चाहिए और अंतिम वर्ष में न वसूल हुई लघु कार्य राशि को लाभानी खाते में हस्तांतरित कर देना चाहिए। यहाँ पर हमें पॉइंट नंबर 8 में कई स्थानों पर जो शब्द काम में लिया गया है सरप्लस या एक्सेस वर्किंग, उसके बारे में जान लेना आवश्यक है, जिसको अधिक कार्य राशि के नाम से बुलाया जाता है। जब वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक होती है तो इस आधिक्य को अधिकार्य राशि यानी एक्सेस वर्किंग या सरप्लस कहा जाता है। हम इसे सूत्र के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। सरप्लस और एक्सेस वर्किंग इज इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी
माइनस मिनिमम रेंट। अधिक कार्य राशि बराबर वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जब वास्तविक अधिकार शुल्क न्यूनतम किराए से अधिक होगा तो उस आधिक्य को ही अधिकार्य राशि या एक्सेस वर्किंग के नाम से बुलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, पॉइंट नंबर 9, रॉयल्टी रिजर्व, अधिकार शुल्क संचय। वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि का न्यूनतम किराए पर कमी को पट्टेदार की पुस्तकों में अधिकार शुल्क संचय, रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दर्शाया जाता है। पट्टा लेने वाले के लिए जो राशि लघु कार्य राशि होती है, शॉर्ट वर्किंग होती है, पट्टा देने वाले के लिए वही राशि अधिकार शुल्क संचय यानी रॉयल्टी रिजर्व कहलाती है। नेक्स्ट, एडवांस रॉयल्टी, अग्रिम अधिकार शुल्क। कभी कभी संपत्ति का स्वामी यानी पट्टेदार से कुछ रकम अग्रिम अधिकार शुल्क के रूप में ले लेता है। इस प्रकार के अधिकार शुल्क की रकम की गणना उत्पादन या विक्रय के आधार पर नहीं की जाती है, बल्कि आपसी समझौते द्वारा निश्चित की जाती है। संपत्ति के स्वामी द्वारा ली गई पगड़ी, नजराना या सलामी को भी अग्रिम अधिकार शुल्क के रूप में माना जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अग्रिम अधिकार शुल्क की रकम सामान्य अधिकार शुल्क के रूप में होती है। यह पट्टेदार को वापसी योग्य भी हो सकती है और न वापसी योग्य भी हो सकती है। यदि वापसी योग्य है तो संपत्ति के स्वामी की पुस्तकों में इसे पट्टे की अवधि तक दायित्व के रूप में, लायबिलिटी के रूप में पुस्तकों में दर्शाया जाएगा। लेकिन यदि यह वापसी योग्य नहीं है तो पट्टे की अवधि के दौरान समान रूप से विभाजित करते हुए इसे प्रत्येक वर्ष की आय मान लिया जाता है। ग्राउंड रेंट और सरफेस रेंट, भूमि किराया। It refers to the fixed yearly or half-yearly rent payable by the lessee to the landlord in addition to the minimum rent. कभी कभी समझौते की शर्तों के अनुरूप किराएदार द्वारा स्वामी को न्यूनतम किराए के अतिरिक्त ग्राउंड रेंट या सरफेस रेंट का भुगतान भी किया जा सकता है, जो वार्षिक रूप से या अर्धवार्षिक रूप से निश्चित किया जा सकता है। Strike and lockout. If agreement so provides, the minimum rent may be proportionately reduced in the event of strike and or lockout. So special entry is required for the same except the adjustment of minimum rent for that particular year. हड़ताल, दुर्घटना आदि के कारण उत्पादन कार्य बंद होना अथवा कम होना। अनुबंध करते समय पट्टेदार और स्वामी के बीच प्राय यह तय हो जाता है कि यदि किसी वर्ष हड़ताल, दुर्घटना आदि कारणों से कुछ समय के लिए कार्य बंद होता है अथवा कम होता है तो उस वर्ष स्वामी पट्टेदार को न्यूनतम किराए में कुछ छूट देगा। इस संबंध में जो समझौते में शर्तें निर्धारित हो सकती है वो इस प्रकार है। नंबर 1, हड़ताल आदि के वर्ष में अधिकार शुल्क की जितनी वास्तविक राशि बैठती है उसी को न्यूनतम किराया मानकर स्वीकार कर लिया जाएगा। अथवा नंबर 2, ऐसे वर्ष में न्यूनतम किराए की राशि को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया जाएगा। अथवा ऐसे वर्ष में न्यूनतम किराए को हड़ताल आदि की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि वार्षिक न्यूनतम किराया 12,000 रुपये है और किसी वर्ष 3 माह के लिए हड़ताल रही हो तो उस वर्ष का किराया 12,000 इंटू 9/12 यानी 9,000 रुपये वार्षिक
मान लिया जाएगा। हड़ताल आदि के वर्ष में न्यूनतम किराया सामान्यतः कम हो जाता है। सौभाग्य से यदि उस वर्ष उत्पादन इतना हो जाता है कि अधिकार शुल्क की राशि उस घटे हुए न्यूनतम किराए से अधिक हो, तो वह आधिक्य को पिछले वर्षों की लघु कार्य राशि को वसूल करने के काम में लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार हमने पट्टेदार और स्वामी के बीच में जो प्रमुख रूप से शब्दावली काम में ली जाती है, जो समझौते की शर्तें होती है, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अब लेखांकन में इन सभी का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा और भूस्वामी की पुस्तकों में किस प्रकार प्रविष्टियाँ की जाएगी और पट्टेदार की पुस्तकों में किस प्रकार प्रविष्टियाँ की जाएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद। थैंक यू।